नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और बेहतरीन काम कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं मूल विधि, जो कि हम लोगों का पेपर लगा है यूपीएसआई का, तो उसी के लिए हम लोग मूल विधि पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन तक कर लिए थे। अब उसके आगे हम देखते हैं 51वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है, महिला की लज्जा भंग करने से संबंधित हमला दंडनीय है किसके अंतर्गत? ऑप्शन ए भारतीय दंड संहिता में, ऑप्शन बी दंड प्रक्रिया संहिता में, ऑप्शन सी भारतीय संविधान में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारतीय दंड संहिता में। एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अनुसार जो कोई भी किसी स्त्री की लज्जा भंग करने की आशय से या यह संभव जताते हुए कि एतद द्वारा वह उसकी लज्जा भंग करेगा, कौमा उस स्त्री पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, वह किसी भी तरह के कारावास से जो 1 वर्ष से कम का नहीं होगा किंतु 5 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शरीर से, ऑप्शन बी संपत्ति से, ऑप्शन सी शरीर व संपत्ति दोनों से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जब हम ऐसे कभी सवाल देखते हैं तो हम लोग को थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि प्राइवेट प्रतिरक्षा मतलब क्या हो गया? प्राइवेट एक मतलब अपना शरीर हो गया और दूसरी संपत्ति को भी प्राइवेट कहते हैं। तो शरीर और संपत्ति दोनों से, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से 106 तक में दिया गया है। धारा 97 के अंतर्गत व्यक्ति अपने शरीर व संपत्ति तथा अन्य व्यक्ति के शरीर व संपत्ति के विरुद्ध किए गए अपराध के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार रखता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 376 नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दहेज मृत्यु डाउरी डेथ, ऑप्शन बी बलात्कार रेप, ऑप्शन सी हत्या अर्थात मर्डर, ऑप्शन डी कन्या भ्रूण हत्या फीमेल फोर्टिसाइड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बलात्कार रेप। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 376 बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान करती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस केस में अस्वस्थ मन अनसाउंड माइंड का बचाव के रूप में होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? ऑप्शन ए आरवी मैकनाटन, ऑप्शन बी आरवी प्रिंस केस, ऑप्शन सी आरवी डुडले और स्टीफन केस, ऑप्शन डी आरवी गोविंदा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आरवी मैकनाटन। आर बनाम मैकनाटन के वाद में अस्वस्थ मन अनसाउंड माइंड को भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अंतर्गत बचाव के सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया गया। धारा 84 के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। पहला है कार्य विकृत चित्त अर्थात अस्वस्थ व्यक्ति द्वारा किया गया हो। दूसरा बिंदु है ऐसी विकृत चित्तता कार्य करते समय हो। तीसरा बिंदु है वह व्यक्ति यह जानने में असमर्थ हो कि कार्य की प्रकृति या कार्य दोषपूर्ण है या कार्य विधि के प्रतिकूल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है? जयदेव बनाम स्टेट, राम रतन बनाम स्टेट, ऑप्शन सी है गुलजार सिंह बनाम स्टेट, ऑप्शन डी है राजेश कुमार बनाम धर्म। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जयदेव बनाम स्टेट। एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। जयदेव बनाम स्टेट 1962 के वाद का संबंध आत्मरक्षा अर्थात प्राइवेट डिफेंस के अधिकार से है। भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से 106 तक प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, एस वरदराजन बनाम स्टेट ऑफ मद्रास का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन ए धारा 366 ए आईपीसी, ऑप्शन बी धारा 364 ए आईपीसी, ऑप्शन सी धारा 363 आईपीसी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी धारा 363
आईपीसी। एस वरदराजन बनाम मद्रास राज्य 1965 का भारतीय दंड संहिता की धारा 363 से संबंधित है, जो भारत में से अपहरण धारा 360 तथा विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण धारा 361 के लिए दंड का उपबंध करती है। धारा 361 में विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण के अपराध को परिभाषित किया गया है। धारा 366 अप्राप्त वय लड़की का उपापन और धारा 364 मुक्त धन इत्यादि के लिए व्यपहरण का प्रावधान किया गया। अगला क्वेश्चन है, रामू सोहन के घर खिड़की से घुसता है। रामू ने निम्न में से कौन सा अपराध किया है? ऑप्शन ए अत्याचार ट्रेसपास, ऑप्शन बी गृह अत्याचार हाउस ट्रेसपास, ऑप्शन सी सेंधमारी हाउस ब्रेकिंग, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सेंधमारी हाउस ब्रेकिंग। भारतीय दंड संहिता की धारा 445 के प्रभाव से रामू गृह भेदन हाउस ब्रेकिंग का अपराध कारित किया। किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य के घर में ऐसे रास्ते से प्रवेश करना जिससे गृह स्वामी ने रास्ते के उद्देश्य से नहीं बनाया है, जैसे कि खिड़की, आईपीसी की धारा 445 के अंतर्गत गृह भेदन के अपराध के रूप में जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन चुनिए। ऑप्शन ए संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेरित है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है। ऑप्शन बी उच्च न्यायालय से अभिप्रेरित है, किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय। ऑप्शन सी उक्त दोनों, ऑप्शन डी केवल ए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उक्त दोनों। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 में ये प्रावधान है कि संज्ञेय अपराध में बिना वारंट के गिरफ्तारी हो सकती है। संविधान के अनुच्छेद 214 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के अनुसार उच्च न्यायालय से किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय, अतः दोनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंगा परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 159, ऑप्शन बी धारा 160, ऑप्शन सी धारा 161, ऑप्शन डी धारा 148। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए धारा 159। दंगा को भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 159 में परिभाषित किया गया है जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं, तब यह कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं। दंगा के दंड का प्रावधान धारा 160 में प्रावधानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारतीय दंड संहिता की धारा भारतीय संविधान की धारा 14 व 21 के अधीन असंवैधानिक करार की गई है? ऑप्शन ए है धारा 301, ऑप्शन बी है धारा 303, ऑप्शन सी है धारा 306, ऑप्शन डी है धारा 314। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी धारा 303। भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को संविधान के अनुच्छेद 14 व 21 के तहत असंवैधानिक घोषित किया गया है, क्योंकि यह धारा आजीवन सिद्ध दोष ठहराए व्यक्ति के लिए सजा का प्रावधान करती है, जो संविधान के नियमों के उल्लंघन में है। मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 303 को असंवैधानिक घोषित किया। अगला क्वेश्चन है, छल की सजा का संबंध निम्न में से आईपीसी की किस धारा से है? ऑप्शन ए धारा 415, ऑप्शन बी धारा 417, ऑप्शन सी धारा 416, ऑप्शन डी उक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी धारा 417। छल की सजा का प्रावधान धारा 417 में किया गया है, जिसके अंतर्गत कोई छल करेगा वह दोनों में से किसी भांत के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा, जबकि धारा 415 छल को तथा धारा 416 प्रतिरूपण द्वारा छल को परिभाषित करता है।
अगला क्वेश्चन है, आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण अबेटमेंट की सजा का प्रावधान आईपीसी की किस धारा में किया गया है? ऑप्शन ए धारा 306, ऑप्शन बी धारा 307, ऑप्शन सी धारा 308, ऑप्शन डी धारा 309। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए धारा 306। आईपीसी की धारा 306 के अनुसार कोई व्यक्ति आत्महत्या करे तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 307 है हत्या करने का प्रयत्न और धारा 308 है आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न। धारा 309 है आत्महत्या करने का प्रयत्न। अगला क्वेश्चन है, आईपीसी की धारा 320 में गहरी चोट ग्रीवियस हर्ट में से कितने प्रकार के चोटों को सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 8। भारतीय दंड संहिता की धारा 320 में घोर उपहत गहरी चोट की 8 किस्मों को बताया गया है। पहला पुंसत्वहरण, पुंसत्वहरण। दूसरा दोनों में से किसी नेत्र की दृष्टि का स्थायी विच्छेदन। तीसरा दोनों में से किसी भी कान की श्रवण शक्ति का स्थायी विच्छेदन। चौथा है किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेदन। पांचवा है किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या स्थायी ह्रास। अब यहाँ पे शक्तियों की जोड़ व स्थायी ह्रास क्या मतलब है कि अगर जैसे मान लीजिए आपका ये हाथ है, ये आपका हाथ है यहाँ से यहाँ तक, तो ये जहाँ पे ये मुड़ता है यहाँ पे, तो अगर यहाँ से नहीं मुड़ रहा, टूट गया, फिर स्थायी रूप से हमेशा के लिए ऐसा हो गया, तो उसको यहाँ पे रखा गया चौथे पॉइंट में, सॉरी पांचवें में। छठा है सिर या चेहरे का स्थायी विद्रुपीकरण। सातवां है अस्थि या दांत का भाग या विसंधान। आठवां है कोई उपहति जो जीवन को संकटापन्न करती है या जिसके कारण घायल व्यक्ति 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने मामूली कामकाज करने में असमर्थ रहता है। अगला क्वेश्चन है, आईपीसी की किस धारा में विधि विरुद्ध जमाव अनलॉफुल असेंबली को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए 141, ऑप्शन बी 142, ऑप्शन सी 146, ऑप्शन डी 149। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 141। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 141 के अनुसार 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है यदि उन व्यक्तियों का जिनसे जमाव गठित हुआ है इस धारा में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों में से कोई उद्देश्य धारण करते हो। धारा 142 विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना। धारा 146 बलवा करना। धारा 149 में विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किए गए अपराध का दोषी है के संबंध में प्रावधान किया गया है। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 120 का, ऑप्शन बी धारा 121, ऑप्शन सी धारा 154, ऑप्शन डी धारा 159। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए धारा 120 का। भारतीय दंड संहिता की धारा 120 का के अनुसार जब कि दो या अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य अथवा कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं तब ऐसी सहमत आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। परंतु किसी अपराध को करने की सहमत के अलावा सिवाय कोई सहमत आपराधिक षड्यंत्र तब तक न होगी जब तक कि सहमत के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमत के एक या अधिक पक्षकारों के द्वारा नहीं कर दिया जाता है। धारा 120 खा में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड का प्रावधान है। यह धारा दंड विधि संशोधन अधिनियम 1913 द्वारा जोड़ी गई है। अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित है। ऑप्शन ए असंज्ञेय अपराध से, ऑप्शन बी
केवल संज्ञेय अपराध से, ऑप्शन सी असंज्ञेय अथवा संज्ञेय अपराध से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल संज्ञेय अपराध से। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट केवल संज्ञेय अपराध से संबंधित है। संज्ञेय अपराध की इत्तिला किसी भी थाने के भार साधक अधिकारी को कहीं भी दी जा सकती है। अगला क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C और 2G में निम्न में से क्या परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए जमानती अपराध, ऑप्शन बी गैर जमानती अपराध, ऑप्शन सी संज्ञेय अपराध, ऑप्शन डी असंज्ञेय अपराध। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध। दंड प्रक्रिया संहिता 2C में संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेरित है जिसके लिए और संज्ञेय मामला में से ऐसा मामला प्रेरित है जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। धारा 156 के अंतर्गत पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को मजिस्ट्रेट के अंतर्गत बिना संज्ञेय मामले का अन्वेषण करने की शक्ति प्राप्त है। धारा 2 क्लॉज 1 में असंज्ञेय अपराध और धारा 2A में जमानती एवं अजमानती अपराध को परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन को प्राविधानित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 196, ऑप्शन बी धारा 197, ऑप्शन सी धारा 198, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन को प्राविधानित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 196, ऑप्शन बी धारा 197, ऑप्शन सी धारा 198, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी धारा 198। धारा प्रक्रिया संहिता की धारा 198 के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता के अध्याय 20 धारा 493 से 498 जो विवाह के विरुद्ध अपराध से संबंधित है के अभियोजन से संबंध में प्रावधान किया गया। पहला बिंदु है, ऐसे अपराधों का संज्ञान कोई न्यायालय व्यथित पीड़ित व्यक्ति के परिवाद पर ही करेगा। दूसरा बिंदु है, धारा 198 परंतु अपवाद के अनुसार यदि पीड़ित व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का या पागल जड़ किसी रोग या अंग शिथिल विकलांगता के कारण या पर्दानशील महिला है तो उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति न्यायालय की अनुमति से परिवाद कर सकता है। तीसरा बिंदु है, यदि भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 494 व 495 के अपराध से पत्नी व्यथित है तो उसकी तरफ से उसके पिता, माता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री या माता पिता के भाई या बहन द्वारा या न्यायालय की अनुमति से कोई ऐसा व्यक्ति जो उससे रक्त विवाह या दत्तक द्वारा संबंधित है परिवाद कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2H और या 2जा में निम्न में से क्या परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए अन्वेषण, ऑप्शन बी दोष, ऑप्शन सी जांच, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अन्वेषण। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2जा या H अन्वेषण से संबंधित है, जिसके अंतर्गत अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन में वे सब कार्यवाहियां हैं जो इस संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाए तथा यह न्यायिक कार्यवाही नहीं है।
जांच इंक्वायरी का उल्लेख धारा 2(6) में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में यह प्राविधानित किया गया है कि पुलिस अधिकारी से अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन यदि लेखबद्ध किया जाता है तो वह कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा। ऑप्शन ए धारा 161, ऑप्शन बी धारा 162, ऑप्शन सी धारा 163, ऑप्शन डी धारा 164। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी धारा 162। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 में यह बताया गया है कि अन्वेषण अधिकारी जो धारा 161 में अपेक्षित गवाहों की परीक्षा के परिणाम स्वरूप जो बयान कथन लेखबद्ध करता है उस पर गवाहों के हस्ताक्षर नहीं कराए जाएंगे और न ही ऐसे कथनों की जांच या विचारण या अन्य प्रयोजनों में उपयोग में लाया जाएगा, परंतु साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। यह धारा समन एवं वारंट दोनों मामलों पर लागू होती है। अगला क्वेश्चन है, अपराधी द्वारा कारित अपराध संज्ञेय है अथवा असंज्ञेय, जमानती है अथवा गैर जमानती, इसका निर्धारण निम्न में उल्लेखित प्रावधान से होता है। ऑप्शन ए भारतीय दंड संहिता, ऑप्शन बी साक्ष्य अधिनियम, ऑप्शन सी पुलिस रेगुलेशन, ऑप्शन डी दंड प्रक्रिया संहिता। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दंड प्रक्रिया संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की प्रथम अनुसूची द्वारा इस बात का निर्धारण किया जाएगा कि कोई अपराध संज्ञेय या असंज्ञेय है या जमानती या अजमानती है अथवा किसी न्यायालय के द्वारा विचारणीय है। अगला क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में आर्म्ड फोर्स सशस्त्र बल के सदस्यों को गिरफ्तारी से संरक्षण का प्राविधान किया गया है? ऑप्शन ए 41, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 46, ऑप्शन डी 50। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 45। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 45 के अंतर्गत किसी बात के होते हुए भी संघ के सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करने में अपने द्वारा की गई या की जाने की तत्पर किसी बात के लिए जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक केंद्रीय सरकार की सहमति नहीं प्राप्त हो जाती। अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(1) घ के अंतर्गत निम्न में से कौन अपने माता पिता के भरण पोषण के जिम्मेदार हैं यदि माता पिता स्वयं अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है? ऑप्शन ए केवल पुत्र, ऑप्शन बी केवल पुत्री, ऑप्शन सी पुत्र एवं पुत्री दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पुत्र एवं पुत्री। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 12(1) घ के अंतर्गत यदि माता पिता स्वयं अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं अर्थात असमर्थ हैं तो पुत्र एवं पुत्री दोनों माता पिता के भरण पोषण के लिए दायित्वाधीन है। दायित्वाधीन अर्थात जिम्मेदार है। विजय मनोहर अर्बट बनाम काशीराम राजाराम 1989। सुप्रीम कोर्ट के वाद में उच्चतम न्यायालय ने विधि सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(1) घ में प्रयुक्त शब्द अपने हिज इंक्लूड हर आल्सो में पुत्र एवं पुत्री दोनों का समावेश है। इस धारा के अंतर्गत भरण पोषण के लिए आवेदन प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को ही किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक फरार अपराधी वह होता है जो पहला ऑप्शन है घर से भागकर छिप गया हो, ऑप्शन बी विवेचक को पुष्ट सूचना है कि वह फरार हो गया है, ऑप्शन सी पड़ोसियों व उसके साथियों का बयान है कि वह भाग गया है, ऑप्शन डी जिसके विरुद्ध धारा 82 CRPC के अंतर्गत उद्घोषणा जारी हो चुकी हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी CRPC की धारा 82(4) के अंतर्गत जिस अभियुक्त के विरुद्ध उद्घोषणा जारी हो चुकी हो वह अभियुक्त फरार अपराधी होता है। अगला क्वेश्चन है, लोक अभियोजक निम्न में से
किसके अधीन कार्य करता है? ऑप्शन ए जिला जज, ऑप्शन बी जिला मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी डीजी प्रोसिक्यूशन, ऑप्शन डी पुलिस जिला प्रभारी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डीजी प्रोसिक्यूशन। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 25A के उपधारा 5 व 6 के अनुसार प्रत्येक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक जो राज्य सरकार के द्वारा धारा 24 की उपधारा 1 या 8 के अधीन उच्च न्यायालयों में मामले का संचालन प्रारंभ करने के लिए नियुक्त किए जाएंगे, अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होंगे। छठा है, प्रत्येक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक जो राज्य सरकार के द्वारा धारा 24 की उपधारा 3 या 8 के अधीन जिला न्यायालयों में मामलों का संचालन करने के लिए नियुक्त किया जाएगा, और प्रत्येक सहायक लोक अभियोजक जो धारा 25(1) के अधीन नियुक्त किया जाएगा, अभियोजन उप निदेशक के अधीनस्थ होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको गिरफ्तार होने से बचने की दशा में पुलिस को मृत्यु कारित करने तक का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन ए मृत्युदंड से दंडनीय अपराध की दशा में, ऑप्शन बी आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध की दशा में, ऑप्शन सी उक्त दोनों, ऑप्शन डी उक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों। आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध और मृत्युदंड से दंडनीय अपराध की दशा में गिरफ्तार होने से बचने की दशा में पुलिस को मृत्यु कारित करने तक का अधिकार प्राप्त है। संबंधित उपबंध धारा 46(3) CRPC में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संक्षिप्त विचारण समरी ट्रायल में कितनी अवधि के लिए अधिकतम कारावास की सजा दी जा सकती है? ऑप्शन ए 3 माह से अधिक नहीं, ऑप्शन बी 6 माह से अधिक नहीं, ऑप्शन सी 1 साल से अधिक नहीं, ऑप्शन डी 2 साल से अधिक नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 3 माह से अधिक नहीं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 262(2) के अनुसार संक्षिप्त विचारण समरी ट्रायल में अधिकतम 3 माह की अवधि के लिए कारावास की सजा दी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में संज्ञेय अपराधों को किए जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को प्रदत्त है? ऑप्शन ए धारा 151, ऑप्शन बी धारा 161, ऑप्शन सी धारा 165, ऑप्शन डी धारा 197। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए धारा 151। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अनुसार कोई पुलिस अधिकारी जिसे किसी संज्ञेय अपराध को करने की परिकल्पना का पता है, ऐसी परिकल्पना करने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेशों के बिना और वारंट के बिना उस दशा में गिरफ्तार कर सकता है जिसमें ऐसे अधिकारी को प्रतीत होता है कि उस अपराध को किए जाने से अन्यथा रोका नहीं जा सकता है। धारा 161 कहती है पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा, धारा 165 पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी, धारा 197 न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन। अगला क्वेश्चन है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कारावास के दंड की सजा दे सकता है कितने समय के लिए? ऑप्शन ए है 7 वर्ष से अधिक नहीं, ऑप्शन बी 7 वर्ष से अधिक, ऑप्शन सी आजीवन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 7 वर्ष से अधिक नहीं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 29 क्लॉज 1 के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अधिकतम 7 वर्ष तक का कारावास के दंड की सजा दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत हो। अगला क्वेश्चन है, पैतृकता का निर्धारण अब किसके द्वारा संभव है? ऑप्शन ए रक्त जांच, ऑप्शन बी DNA जांच, ऑप्शन सी ब्रेन मैपिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी DNA जांच। पैतृकता का निर्धारण अब बहुत ही आसान और कहीं अधिक विश्वसनीय हो गया है, जिसमें DNA अंगुली छाप फिंगर प्रिंटिंग के माध्यम से किसी बच्चे के जैविक माता या पिता का निर्धारण किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अपराध अन्वेषण में DNA टेस्ट क्या सिद्ध करता है? ऑप्शन ए अपराधी की आकृति, ऑप्शन बी अपराधी की संभावित लंबाई, ऑप्शन सी जैविक साक्ष्यों से अपराधी की पहचान,
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जैविक साक्ष्यों से अपराधी की पहचान। डीएनए फिंगरप्रिंट के माध्यम से जैविक साक्ष्यों के द्वारा अपराधी की पहचान की जाती है, जिनमें बलात्कार और हत्या के मामले में ये अति सहायक है, जिसमें अपराधी के बाल, नाखून, वीर्य आदि से उसके होने या न होने की पुष्टि की जाती है। अगला क्वेश्चन है, पसीना जैविक साक्ष्य के रूप में किस जांच में स्वीकार किया जाता है? ऑप्शन ए रक्त जांच, ऑप्शन बी डीएनए जांच, ऑप्शन सी लाई डिटेक्टर जांच, ऑप्शन डी उक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डीएनए जांच। अगला क्वेश्चन है, अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए नार्को टेस्ट, ऑप्शन बी ब्रेन मैपिंग टेस्ट, ऑप्शन सी पॉलीग्राफी टेस्ट, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जिसमें आता है नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट। अन्वेषण के दौरान अभियुक्त सही बोल रहा है या झूठ, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है पॉलीग्राफी टेस्ट झूठ का पता लगाने में सहायक होता है। ब्रेन मैपिंग में व्यक्ति के मस्तिष्क संवेदनाओं को रिकॉर्ड करके सत्यता की जांच की जाती है, तथा नार्को टेस्ट के माध्यम से झूठ और साथ ही साथ कोई अन्य जानकारी भी जिससे व्यक्ति छिपा रहा है पता लगाया जा सकता है। अतः तीनों विकल्प सही हैं। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक साक्ष्य के संबंध में सत्य कथन चुनिए। ऑप्शन ए सत्य और सुनिश्चित, ऑप्शन बी मानवीय, ऑप्शन सी सुविधाजनक, ऑप्शन डी उक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सत्य और सुनिश्चित। वैज्ञानिक साक्ष्य के संबंध में यह कहा जा सकता है कि ये सत्य और निश्चित होते हैं एवं जिनकी प्रामाणिकता स्पष्ट होती है। अन्य विकल्पों में ये मानवीय न होकर बल्कि मशीन आधारित होते हैं। साथ ही साथ इनके इकट्ठा करने के लिए तमाम जटिलताएं भी होती हैं, अतः इन्हें सुविधाजनक भी नहीं कहा जा सकता। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट कैदी शिनाख्त अधिनियम की धारा 4 व 6 के अधीन अपराध का विचारण कौन करता है? ऑप्शन ए मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ऑप्शन बी मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, ऑप्शन सी कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ऑप्शन डी जिला मजिस्ट्रेट। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी। कैदी शिनाख्त अधिनियम की धारा 4 व 6 के अधीन अपराध का विचारण जिला न्यायालय में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, दहेज अपराध धारा 304 खा भारतीय दंड संहिता की विवेचना किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए थाना प्रभारी, ऑप्शन बी निरीक्षक रैंक के थाना प्रभारी, ऑप्शन सी पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी, ऑप्शन डी किसी भी विवेचनाधिकारी द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी। यदि किसी महिला की मृत्यु भारतीय दंड संहिता की धारा 304 खा के अंतर्गत हुई है, तब ऐसे अपराध को दहेज मृत्यु माना जाएगा एवं इसकी विवेचना एक पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्ष के बालक अथवा बालिका को साक्षी होने की दशा में विवेचना के दौरान उनका कथन उनके निवास स्थान पर होना चाहिए? ऑप्शन ए 15 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 19 वर्ष, ऑप्शन डी 21 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 15 वर्ष। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के परंतु के अनुसार अन्वेषण विवेचना के दौरान निम्नलिखित व्यक्तियों का कथन जो मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों से परिचित होना प्रतीत होता है एवं उसके निवास स्थान पर लिया जाएगा। 15 वर्ष से कम या 65 वर्ष से अधिक आयु का कोई पुरुष, दूसरा है कोई स्त्री या महिला, और तीसरा है मानसिक या शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, पुलिस अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त आ ने एक मजिस्ट्रेट के समझ संस्कृत कन्फेशन की साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अनुसार यह संस्कृति उसके विरुद्ध साबित की जा सकती है? ऑप्शन ए धारा 26, ऑप्शन बी धारा 27, ऑप्शन सी धारा 25, ऑप्शन डी धारा 29। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 के प्रभाव से आ द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई संस्कृति कन्फेशन
उसके विरुद्ध साबित की जा सकती है। धारा 26 के अनुसार कोई भी सस्वीकृत कन्फेशन जो किसी व्यक्ति ने उस समय की हो जब वह पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा में हो, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध साबित की जाएगी जब वह मजिस्ट्रेट के साक्षात उपस्थित में की गई हो। पहला बिंदु है धारा 25, पुलिस अफसर से की गई संस्वीकृति का साबित न किया जाना। धारा 27, अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी। धारा 29 में अन्यथा सुसंगत संस्वीकृत को गुप्त रखने के वचन आदि के कारण विसंगत न हो जाना। अगला क्वेश्चन है, अगला एवं इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, दहेज लेना एवं दहेज देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, ऑप्शन बी घरेलू हिंसा अधिनियम, ऑप्शन सी है भारतीय दंड संहिता, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। दहेज लेना एवं दहेज देना दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत अपराध है। दहेज लेने या देने का अपराध करने वाले को कम से कम 5 वर्ष के कारावास के साथ में कम से कम 15,000 रुपये या उतनी राशि जितनी कीमत उपहार की हो, इनमें से जो ज़्यादा हो के जुर्माने की सज़ा दी जा सकती है। लेकिन शादी के समय वर या वधू को जो उपहार दिया जाएगा और उससे नियमानुसार सूची में अंकित किया जाएगा वह दहेज की परिभाषा से बाहर होगा। ये हम लोगों ने मूल विधि का पहला चैप्टर पढ़ा। अब दूसरा चैप्टर हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ाई करते रहें।